हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024। ये कक्षा 12वीं का पेपर है आपका। और जो आपका 5 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, क्या कौन कौन से प्रश्न उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ के जाने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे, तो उसके लिए मैं ये वीडियोज़ लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आप इससे पढ़ करके और भी काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर सकें पेपर के लिए, और हिंदी का पेपर की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। जो प्रश्न मैं आपको आज बता रहा हूँ वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो उन प्रश्नों को पढ़ करके आप अवश्य जाएं, ताकि पेपर में अगर वो प्रश्न आए तो आपसे बन सकें। तो आपको दोस्तों टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 पेज का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों। तो ये सेट ए है और इस प्रकार से पेपर आपको पूछा जाएगा। इसमें कुल 23 प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के विकल्प हैं, यानी विकल्प वाले प्रश्न, सही जोड़ी, सत्य असत्य जो भी हैं वो किस प्रकार के होंगे ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ही सभी विषय की ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेगी। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस अलग से और बनाऊंगा। हिंदी की 2-3 वीडियो और डाला है मैंने, तो उन्हें भी ज़रूर से देखें चैनल को सब्सक्राइब करके आप, ताकि उनसे भी जो भी प्रश्न बने आप उन्हें पेपर में ज़रूर से कर सकें। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर, जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें पूछा है आपसे कि उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में है गज़ल, चौपाई, इनमें से कोई नहीं, रुबाई। तो दोस्तों उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो रुबाई कहलाती है। ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा रुबाई। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार कीजिए। और इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप और अच्छे से तैयारी कर लेना। और आपकी हिंदी है, अंग्रेज़ी है, और जितने भी विषय हैं आपके, तो उन सारे विषय की वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहता हूं, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न दूसरा इसमें पूछा है विकल्प में, कहानी का पहला तत्व क्या होता है। तो कहानी का जो पहला तत्व होता है दोस्तों उसे हम कथानक कहते हैं। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा कथानक। तीसरा नंबर में है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का क्या नाम था। तो सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके नायक का नाम था यशोधर बाबू। तो क्या नाम था उनका, यशोधर बाबू। आपने पढ़े हैं वो कहानी, आपके पाठ में है, तो याद रखिएगा यशोधर बाबू उनका नाम था। अगला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, तो ये प्रश्न नंबर चौथा आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूंसी, है ना। वो ब नंबर आपका सही उत्तर है, घूंसी की रहने वाली थी। फिर अगला 5वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है, हमने पढ़े थे पाठ में, कोई बगुले उड़ रहे हैं, आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। स नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विकल्प में, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना क्या है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। तो स नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार के प्रश्न विकल्प में आपके बन सकते हैं, तो इन प्रश्नों को अवश्य पढ़िए। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, जिसमें आएगा आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान भरने के लिए पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे में पहला दिया है आपका, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे कौन से छंद कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया है देखो कोष्टक में, तो ये कहलाएगा दोस्तों मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद इसमें सही उत्तर होगा आपका। अगला पूछा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये क्या है, लोकोक्ति है या मुहावरा है पूछा है। तो ये दोस्तों मुहावरा नहीं है, ये है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति आपके सही उत्तर है। और एक बात याद रखना दोस्तों, पेपर में हमेशा पूछा जाता है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखने के लिए, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए, और अभी तक पता नहीं था तो आप ज़रूर से याद करके जाएँ, पेपर में ये आपको किसी भी सेट में पूछ सकता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है। रवि लिखा है यहाँ पे, है ना। तो देखो रवि में वी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन क्या आएगा, छोटी की मात्रा आएगी, तो रवि इसमें आपका ये सही हो जाएगा रवि। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
सांदलगेकर मास्टर जो है वो पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे या हिंदी, तो वो मराठी पढ़ाते थे, तो मराठी आपका इसमें सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सन 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न या पद्मश्री, तो इसमें पद्मश्री सही उत्तर होगा। पद्मश्री मिला था उन्हें, हमने पढ़े हैं पाठ में। तो इस प्रकार से ये सही ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करें। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें, रामचरितमानस, है ना। ये क्या है, सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य है, तो ये खालिस्तान में आपको रामचरितमानस लिखना है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। आज इसके आगे हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, जो इसमें 7 प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं, जैसे पहला लिखा है बिंब, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला बिंब है तो इसका हो जाएगा दोस्तों इमेज, है ना। बिंब प्रतिबिंब बोलते हैं ना, तो उसको क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। फिर लिखा है कवित्त, तो कवित्त का आ जाएगा दोस्तों 4 चरण, है ना। कवित्त में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। फिर लिखा है तो क्या है दोस्तों, तो हमने पढ़े थे ये क्या है, निपात है, तो इसका अ नंबर हो जाएगा निपात, है ना। तो भी तक ये क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं। अगला है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या कहलाएगा, कथानक कहलाएगा। इसके बाद है वसंत पाटिल। वसंत पाटिल का जो क्या आएगा सही जोड़ी में, तो वसंत पाटिल का जाएगा दोस्तों शरीर से दुबला पतला था, ये हमने पाठ में पढ़े थे इसके बारे में। फिर अगला है दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण। फिर है दिन का पंथी, तो दिन का पंथी का सही उत्तर हो जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। इस प्रकार से तो ऐसे सही जोड़ी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न सही जोड़ी में ही बने, ये आपके विकल्प में भी बन सकते हैं, सत्य असत्य में भी बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ें और किसका उत्तर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से और भी मैंने हिंदी की 2-3 वीडियो चैनल पर डाला है, तो उन्हें भी आप चैनल पर जा करके अवश्य देखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इस जल प्रलय में। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपसे, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का जो अर्थ है वो होगा दोस्तों इमेज या फिर छवि, है ना। इसे इमेज या फिर आप छवि भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला का उत्तर होगा आपका। इसके बाद दूसरा पूछा है इसमें, सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है, तो ये होता है दोस्तों सारांश, है ना। जो सामान्यतः संक्षेपण जो है वो मूल कथन का कौन सा भाग होता है, तो मूल कथन का सारांश होता है वो, तो सारांश इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। तीसरा है अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हमें प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। चौथा है किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कार्टोग्राफ कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, कार्टोग्राफ इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चौथा पूछा है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, तो दोस्तों इसमें गेहूँ, जौ, चावल, है ना, अंगूर, खीरा, बैगन, ये सारे फल उगाए जाते थे, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं इसमें। अगला पूछा है भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे कि वह फूलों की थाली में भोजन देती थी। अगला प्रश्न है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे, तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि भगवान राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 जो है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, जिसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। तो पहला लिखा है दोस्तों, माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये भी गलत है। अगला है फिर मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, चकमक जो पत्थर है ना वो, तो ये सही बात है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो ये गलत है। फिर द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर द्विवेदी हैं, तो ये भी आपका सही है। फिर कवि ने
हार कर बात को कील की तरह ठोंक दिया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य असत्य प्रश्न नंबर 5 में आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 6, यहाँ से लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके चालू हो गए। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इन प्रश्नों में से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और वो प्रश्न आपको बनने चाहिए दोस्तों, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करना। और ये मेरी हिंदी की तीसरी वीडियो है, ऐसी 2 वीडियो और पहले डाल चुका हूँ और 1-2 वीडियो और लेकर के आऊँगा आपके पेपर के पहले। तो उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। और आपके जितने भी पेपर हैं सभी विषय के वीडियोज़ चैनल पर मैं डालते रहता हूँ, तो वो सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और कम से कम आपके 5 से 10 नंबर भी बढ़े दोस्तों तो बहुत है। इन वीडियोज़ को देखने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपका पेपर काफ़ी अच्छा बनेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें पूछा है आपसे निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी के अथवा में प्रश्न है छायावाद की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। ये दोनों प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, तो आइए इनका उत्तर देखेंगे हम। तो दोस्तों ये निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो देखो निर्गुण धारा में आप लिख सकते हैं कि निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है, जबकि सगुण धारा के काव्य में साकार है ना राम एवं कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंकन किया गया है। दूसरा लिख सकते हैं निर्गुण धारा में कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उन्होंने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद जो हमने अथवा में देखा था कि छायावाद की 2 विशेषताएं और 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए, इस प्रकार से था। तो आप लिख देंगे कवियों के नाम, जैसे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये कौन है? छायावादी कवि हैं। और छायावाद की 2 विशेषताएं लिख देना कि सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य है और भाषा में लक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता इसमें होती है। इस प्रकार से आपको ये याद करना है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। 7वां प्रश्न आपको पूछा गया है इसमें कि शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यजित करना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शायर फ़िक्रा गोरखपुरी जो है वो राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण मास में मनाया जाता है। इस माह में आकाश में बादल छाए रहते हैं और ज़ोरदार बारिश होती है। बारिश के दौरान बादलों के बीच में जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहनें अपने भाइयों की कलाई पर चमकते धागों वाली राखियां बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भाई भी आजीवन अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 7 में अथवा में पूछा था दोस्तों आपसे कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको याद करके जाना है ज़रूर से। तो इसके उत्तर में लिखना कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल, सहज एवं सुग्राह्य शब्दावली का प्रयोग करके अनावश्यक आडंबरपूर्ण गूढ़ शब्दावली कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसमें पूछा है आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से पूछा जाता है और आपके अर्धवार्षिक में भी पूछा गया होगा, प्री बोर्ड में भी, और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसे आप जरूर से तैयार करें दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो प्रश्न इसके उत्तर में पहला लिख देना कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा लिखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। दूसरा लिख देना इसमें कि जीवनी जो है वो जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है और आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है।
मतलब जो उसे याद है वही लिख पाएगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे हम। और प्रश्न नंबर 8 के अथवा में है कि निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि इसलिए कहा गया है क्योंकि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है। क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आपको इसे याद करना है, 2-4 बार आप लिख के देखेंगे तो आपसे लिखते भी बन जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर ये लिखा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको पढ़ पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ। ये उत्तर आपके सामने है, इसे आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और याद भी आप ज़रूर से कर लेना। प्रश्न नंबर अगला इसी में आपका पूछा है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पाठ से लिया गया प्रश्न है, तो इसे भी आप ज़रूर से याद कीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें लिखा है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसका इस भाव का पल्लवन की लिखिए। तो ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ज़रूर से याद कीजिएगा कि बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो ये इसका उत्तर लिखा हुआ है, पूरा उत्तर सहित मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ प्रश्न, और ऐसे ही आपके सारे विषय के वीडियोज़ लेकर के आऊँगा जिन्हें पढ़ करके आपको काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में मिलेंगे दोस्तों। तो इन चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखें। आइए देखते हैं, इसमें अथवा में पूछा था आपसे कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो मुहावरा है जैसे खून के घूंट पीना और पहाड़ टूटना, 2 मुहावरे हैं। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे खून का घूंट पीना मतलब चुपचाप अपमान सहन करना, और इसका प्रयोग करेंगे कि अध्यापक द्वारा बेकसूर छात्र को पीटे जाने पर भी वह खून का घूंट पीकर रह गया। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग कर लेना। प्रश्न इसी में दूसरा है मुहावरा कि पहाड़ टूटना, इसका मतलब है मुसीबत आना। प्रयोग कर देना कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इस प्रकार से आपको मुहावरे 2-4 मुहावरे ऐसे याद करके जाना। 2 मुहावरे अवश्य लिखने के लिए आएगा पेपर में, तो इन मुहावरों को बनना चाहिए आपको वाक्य प्रयोग करते। प्रश्न नंबर 11 है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। जैसे संयुक्त वाक्य लिखना है तो लिखेंगे दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है ना। यहाँ 2 वाक्य है, संयुक्त वाक्य हो गया है ना। इसको क्या करना है, नहीं, ये जो प्रश्न है लिखा है यहाँ पे कि दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है दोस्तों। तो हम ऐसे कैसे बदलेंगे इसको, तो यहाँ लिख देना यद्यपि वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है, 2 वाक्य हो गया है ना। अगला लिखा है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य बनाने प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो राजभाषा किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप नीचे आपका उत्तर दिया है ये, तो इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको उत्तर देना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में अगला पूछेगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखना कुल 8 प्रकार होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, फिर आज्ञाबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छाबोधक, संदेहवाचक और संकेतार्थक। इस प्रकार से 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें विपरीत अथवा में है कि विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखना है आपको। तो इस प्रकार से उत्तर दिया है नीचे, आप इसको लिख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कोई 2 तकनीकी शब्द लिखिए, तो लिख देना ऊतक, रेखा चित्र है ना। फिर अथवा में जैसे आपसे पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, वाक्य लिखा है उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं। तो इसको शुद्ध करके आप क्या लिखेंगे कि उसके पास मात्र 200 रुपये हैं। फिर अगला है पिता का पुत्र में विश्वास है, तो लिख देना पिता को पुत्र पर विश्वास है, ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से वाक्य शुद्ध करने भी प्रश्न आएगा दोस्तों। 14 नंबर में पूछा है जैसे काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिखना ओज जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है।
है ना। उदाहरण नीचे दिया गया है, देखो, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इससे क्या ओज उत्पन्न हो रहा है। और भी ऐसे वाक्य हैं। फिर अथवा में प्रश्न है कि लक्ष्मण शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, सॉरी, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे दोस्तों उत्तर में, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा छटे हुए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करें। 15 नंबर का प्रश्न है, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर से तैयार करें दोस्तों। ये इसका उत्तर भी लिखा है, और आपके पास अगर कोई दूसरा उत्तर लिखा है तो उसे तैयार कर लीजिए आप। अथवा में प्रश्न पूछा है, डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया है। तो लिखना, बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव की प्रेरणा जिसमें रहती है। अगला है हरिवंश राय बच्चन, है ना। इनकी क्या करना है आपको, रचनाएं लिखना है। जैसे क्या है यहाँ पे, तेरा हार, मधुशाला, है ना। भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, तो भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है आपको। भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया। फिर साहित्य में स्थान, तो इस प्रकार से रचनाएं लिखने आएगा आपको। तो हरिवंश राय बच्चन का ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो इनका ऐसे याद कर लेना। और नीचे देखो रघुवीर सहाय, है ना, तो रघुवीर सहाय का नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इन्हें ज़रूर से तैयार कीजिएगा दोस्तों। और 17 नंबर में है धर्मवीर भारती, तो इनकी दो रचनाएं लिख देंगे आप। दो रचनाएं, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इस प्रकार से ये दो रचना है ना। इनकी भाषा शैली क्या थी, साहित्य में स्थान क्या था, इस प्रकार से ये नीचे दिया गया है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको इनकी रचनाएं, है ना, इनका जीवन परिचय आपको याद करना है। तो ये ज़रूर से पेपर में आएंगे, तो इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा। फिर अभ्यास का महत्व, तो ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 18, अभ्यास का महत्व क्या है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अथवा में पूछा है संक्षेपण की विशेषताएं अथवा गुण। तो संक्षेपण की क्या विशेषता है, क्या उसके गुण हैं, तो ये नीचे लिखे हुए हैं। इन्हें आप पढ़ करके कंप्लीट कीजिएगा और इसके उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है आपसे, प्रश्न नंबर 19 में, है ना, जो पूछा है उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं अब हम। यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। तो ये अपठित गद्यांश है, इसे आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसे आपको पढ़ना है। ये आपकी पुस्तक से नहीं लिया गया है, और नीचे ये प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से देने हैं गद्यांश को पढ़कर। तो इस प्रकार से 19 नंबर के प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश है ना, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए आएगा प्रश्न में, है ना। अथवा में दिया है, जो भी आपको बनता हो, जो सरल लगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। 21 नंबर का प्रश्न है कि जो गद्यांश दिया है इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों का आएगा, तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते आना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। फिर हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से पत्र लेखन से प्रश्न आएगा दोस्तों, तो पत्र लेखन आपको बनना चाहिए। फिर इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, अनुशासन का महत्व और भारत की राष्ट्रीय एकता। इस प्रकार से इन टॉपिक पे आप निबंध तैयार जरूर कीजिए। निबंध लिखते आपको बनना चाहिए। और किस प्रकार से लिखना है पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निबंध लेखन, तो इसकी वीडियोस चैनल पे मैंने अलग से बनाया है कि निबंध लेखन कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी। सारे विषय की वीडियोस चैनल पे डालूंगा, पूरे पेपर में आपको पूरी हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।